वेलकम टू स्टडी रैपिड में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो कि टॉपिक कवर होगा इस वीडियो में वो कवर होगा जीके का पार्ट। जीके के पार्ट में अगर आप सिलेबस देखते हैं, इन शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं सिलेबस के बारे में, आप सबको तो पता है वैसे, लेकिन हम डिटेल में एक बार देख लेते हैं सिलेबस क्या है। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, पास आउट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उस एग्जाम का सिलेबस की बारे में जानकारी होना। यदि आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस के बारे में जानकारी है तो आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यदि आप उसके सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो इसलिए हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि एग्जाम के सिलेबस के बारे में इन शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए, इस सिलेबस में जो हम पार्ट कवर करेंगे इस वीडियो में, और कंटिन्यू इसी तरह रैपिड वीडियो आते रहेंगे, डेली 1 से 2 वीडियो आएंगे। बट आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। देखिए, अगर आप सिलेबस की बात करते हैं तो मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान ये जनरल टॉपिक है, जो कि 40 क्वेश्चंस आएंगे और 100 मार्क्स का होगा क्वेश्चंस। ठीक है, ऑनलाइन पेपर होगा, ये सब आपको पता है। दूसरा इसमें सेक्शन होता है संविधान का। एक तो होता है मूल विधि, जिसमें भारतीय दंड जो विधान है एंड दंड की जो प्रक्रिया है, महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, ये इस तरीके जो सिलेबस है ये पूरी तरीके से ये सारे कवर होंगे। और संविधान से रिलेटेड आप जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी पार्ट्स हैं ओवरऑल जनरली और साथ साथ इन डेप्थ में भी पूछा जा सकता है। तो आप बिल्कुल सतर्क रहिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन चांसेस ज़्यादा जो हैं वो मूल विधि संविधान से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगर आप 40 क्वेश्चन की बात करते हैं, 40 क्वेश्चन में कम से कम 25 नंबर तो मूल विधि और संविधान से आएंगे, और रेस्ट ऑफ 15 क्वेश्चन जो होंगे वो जीके और करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जीके करंट अफेयर्स में आप देखते हैं जो कि लूसेंट एनफ होता है इस एग्जाम को करेक्ट करने के लिए जीके पार्ट को। अगर आप इसमें देखते हैं सामान्य ज्ञान में क्या है कि विज्ञान, सामान्य विज्ञान है, स्वास्थ्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो भी जनरल नॉलेज होता है जिसमें सारे कवर किए जाते हैं। भारत की जो संस्कृति है, अर्थव्यवस्था है, जनसंख्या, पर्यावरण है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व को और नेबरिंग जो कंट्री है उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे जाते हैं कभी कभी। जो कि कोलैबोरेशन होता है एक देश से दूसरे के बीच में, जो कोई डीलिंग होती है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आप सबको पता है। तो इस वीडियो हम देखेंगे स्पेशली पार्ट 1 होगा। यदि आप सपोर्ट करते रहेंगे इसी तरह से तो पार्ट 2 भी आएगा और कंटिन्यू आपको डेली एक वीडियो मिलेगा। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की ये होगी कि आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में। पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। एज कम्पेयर टू योर रिस्पॉन्स, जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी तरह फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी क्वेश्चंस की और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अपने आएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं जो कि मूल विधि और संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। और तो मूल विधि का जो पहला क्वेश्चन है, आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ किताब के लेखक कौन है, इस किताब को किसने लिखा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किताब को लिखा है केनी ने। केनी ने इस बुक को लिखा है, जो कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। देखिए, जीके के पार्ट में जियोग्राफी से क्वेश्चन है कि बेतवा नदी कहाँ पे यमुना में समाहित होती है। यानी यमुना नदी और बेतवा नदी का जो संगम है, जहां पर बेतवा नदी आके यमुना में मिल जाती है, वो जगह कौन सा है? वो जगह है हमीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय दंड संहिता को कब लागू किया गया था। देखिए, जो मूल विधि का जो चैप्टर है उसमें जो भारतीय दंड संहिता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। किसी भी व्यक्ति को किस तरीके से क्या दंड देना है उसके लिए प्राविधान लागू किए गए हैं। तो इसका एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, जो कि मूल विधि का अलग सिस्टम होता है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर होता है। तो यूपीएसआई का एग्जाम है तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके जो वेटेज हैं वो ज्यादा होंगे। 1 जनवरी 1862 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, भारतीय दंड संहिता को। बाल विवाह निषेध जो प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 नवंबर 2007 को। जो कि बाल विवाह कर देते थे लोग, 14 साल 15 साल में बच्चों की शादी हो जाती थी, उसके अगेंस्ट जो भी रूल इंप्लीमेंट किए गए हैं ये शुरू किया गया है 1 नवंबर 2007 से। इसके पहले भी कई सारे रूल आए थे, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से जो एज डिफ्रेंशिएट था उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। कोई 17 साल में कर देता था शादी, कोई 16 साल में, कोई 15 में, इस तरह से फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम थी। लेकिन ये इंप्लीमेंट होने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में या जो भी लॉ में दिया गया है कि आपकी जो एज होनी चाहिए प्रॉपर मैरिज शादी की, वो 18 और 21 जो दिया गया है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या है कि घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि घरेलू हिंसा महिला संरक्षण का मतलब ये है
जो महिलाएं घर में प्रताड़ित की जाती हैं, चाहे डॉरी को यानी दहेज को लेकर के या किसी काम काज को लेकर के या किसी भी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो फैमिली डिस्प्यूट होते हैं वो जनरली सभी के घर में, लेकिन जो डिस्प्यूट हाई लेवल बढ़ जाता है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी महिलाओं को सुसाइड करना पड़ जाता है, सिचुएशन क्रिएट हो जाती है या ऐसी दिक्कतें हो जाती है कि उनकी मैरिज ब्रेक हो जाए, टूट जाती है, डाइवोर्स हो जाता है। इस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इसके अगेंस्ट जो अधिनियम लागू किया गया था वो 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। जो घरेलू हिंसा होता है वो कम किया जाए किस तरीके से, इसके लिए ये लॉ इम्प्लीमेंट किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब से लागू है भारत में? राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अधिनियम लागू हुआ था भारत में, वे 1992 में लागू हुआ था, 31 जनवरी को लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यूपीएसआई का एग्जाम है, आप सोचिए ये बहुत एक बड़ा एग्जाम है यूपी में, और इसमें 9000 प्लस वैकेंसीज हैं, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन ज्यादा है। तो जितना ज्यादा कंपटीशन है उसी लेवल पे आपको प्रिपरेशन करना होगा। और साथ में आप देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से बहुत सारे इसमें जॉबलेस की प्रॉब्लम्स है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लोगों की अप्लीकेंट की, और इसका जो एप्लीकेशन का जो फॉर्म एप्लीकेशन का उसका ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया गया है, आप मई तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कितने अध्याय हैं? देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि जो जीव जंतु हैं, जंगली जानवर हैं, जिनको बहुत सारे लोग तस्करी करते हैं और मार देते हैं, चाहे उसे आप खाने के लिए कुछ लोग मारते हैं और कुछ लोग उसको तस्करी करते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं या बेचते हैं या किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, कोई मेडिसिन के लिए, तमाम तरीके के उनके जो भी क्राइम करते हैं सर, उसके लिए एक अलग से लॉ पारित किया गया है जो कि 7 अध्याय है इसके अंदर और 66 धाराएं हैं, जो कि वन्य जीव संरक्षण यानी जीव जंतु जो भी हैं, जंगली जानवर है, उनकी प्रतिरक्षा करने के लिए ये नियम लागू किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया हमारे देश में, तो लागू होने के बाद क्या है कि बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं, नए नए लॉ आते हैं, नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो इसमें अमेंडमेंट यानी संशोधन की प्रक्रिया है इसको रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस समय कानून बनता है उस टाइम तो जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है वो तो इम्प्लीमेंट रहता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रहता है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है उसके लिए हमें संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल है, इसमें आसानी से चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? मानव अधिकार संरक्षण नियम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसान को जीने का सबका अधिकार है, सबको रहने का अधिकार है और स्पीकिंग का अधिकार। इस तरह से जो ह्यूमन राइट्स के जो ह्यूमन के यानी मानव के जो अधिकार हैं उसकी संरक्षा करने के लिए भी एक कानून लागू किया गया था, जो कि 28 सितंबर 1933 को लागू किया गया था। ये हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए है और मानव को आगे बढ़ाने के लिए ही ये इम्प्लीमेंट किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है कि हमारे देश में अभी तक कितने उच्च न्यायालय हैं? करंट में 25 उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है इंडिया में। कुछ ऐसे हाई कोर्ट है जो कि 2-2 राज्यों को कवर कर रहे हैं या यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं, 3-3 यूनियन टेरिटरी कवर कर रहे हैं। इस तरह से ऐसे कई सारे उच्च न्यायालय हैं जो कि 2 से 3 जो स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरी हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो टोटल कितने हैं? अभी 25 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि गाड़ियों की गति सीमा का विस्तारण मोटरयान अधिनियम की किस धारा में है? ये धारा 112 है। कितने धारा है? 112 की धारा में दिया गया है कि गाड़ियों की जो लिमिट होती है, स्पीड होती है चलाने की, वो कितनी होनी चाहिए, उसका जो प्राविधान है, उसकी भी जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 112 में दिया गया है, जो कि गाड़ियों का एक अलग से इसमें रूल है। संविधान के किस संशोधन में नगर पालिका की व्यवस्था की गई है? देखिए नगर पालिका एक जो रूरल एरिया होता है या जो रूरल एरिया से जो टाउनशिप में शिफ्ट होते हैं, जो सिटीज और जो भी विलेज होते हैं, उसके लिए इम्प्लीमेंट किया गया है नगर पालिका। तो नगर पालिका का जो प्राविधान दिया गया है 74वां संशोधन जो हुआ था उसमें ये प्राविधान दिया गया है नगर पालिका का। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? जल प्रदूषण आप जानते हैं, यदि जल पोल्यूटेड होगा यानी प्रदूषित होगा तो कहीं न कहीं हमारे हेल्थ के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। इसलिए इसको प्रोटेक्ट किस तरीके से किया जाए, वाटर को कैसे स्वच्छ किया जाए, कैसे इसको हेल्दी बनाया जाए, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑपरेट या चलाने के लिए जो जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया गया था, ये 23 मार्च 1974 को लागू किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, क्योंकि ये
कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और मूल विधि से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बनता है? जो उच्च न्यायालय का जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस होता है, उस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, जब रिटायरमेंट ले लेता है उसके बाद उसको बनाया जाता है पूर्व, यानी कि मतलब जो उसने अपना काम कर लिया है एज मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद वो इस पद को संभाल सकता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आप जानते हैं, जनरली बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन रैपिडली यानी कि कई बार मल्टी टाइम्स ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इसको पता होना चाहिए। आपको हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में संशोधन का प्रावधान है? 368 आर्टिकल यानी 368 अनुच्छेद में ये दिया गया है कि हमारे संविधान में आवश्यकता के अनुसार संसद से बिल पास करके नया इसमें रूल ऐड किया जा सकता है, या इसके जो भी इसमें कोई एग्जिस्टिंग है जो कि अभी इस टाइम पर वर्किंग नहीं है, वो उसे डिलीट भी किया जा सकता है। कुल मिला के फ्लेक्सिबल है, उसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं, ऐड भी आर्टिकल किए जा सकते हैं, नियम ऐड भी किया और रिमूव भी किए जा सकते हैं, या जो कि इसमें अमेंडमेंट भी किए जा सकते हैं, चेंजेस भी किए जा सकते हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? मोटर वाहन संशोधन नियम का मतलब ये है कि जो आप ट्रैफिक पुलिस देखते हैं, ये भी मूल विधि का एक पार्ट है। इसके भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के बाद, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा, अच्छे से क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो आप बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा स्टडी रैपिड को, और साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। 1 सितंबर 2019 को इसमें जो संशोधित अधिनियम लागू किया गया था मोटर वाहन का, ये 2019 में लागू किया गया था 1 सितंबर को। यदि कोई व्यक्ति रेलगाड़ी की सीढ़ी छत पर यात्रा करता है तो किस धारा का उल्लंघन करता है? देखिए, किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि आप अपनी भी गाड़ी है तो आप गेट खोल के उसको ड्राइविंग कर सकते हैं, आपके पास 4 व्हीलर है, या आप चलती बस में आप उसकी स्टेयर सीढ़ियां हैं जो चढ़ने उस पर बैठ के आप कर सकते हैं, या बाहर हाथ निकाल के आप झांक सकते हैं विंडो से, ये परमिशन नहीं है। और साथ में आप उसके जो रूफ छत होते हैं उसके ऊपर भी कुछ लोग बैठ के यात्रा करते हैं, ये भी नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए धारा बनाई गई है। धारा है 156 रेल अधिनियम 1989। इसके अगेंस्ट जो भी व्यक्ति जाता है कि सीढ़ी और छत पर यात्रा करता है, तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, जो कि कानून पारित किया गया है, और उसके अगेंस्ट क्या होगा, कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल भेजा जाएगा, या भी जो भी दंड होता है उसको उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, मैंने आपको बता दिया 1972 सितंबर में इंप्लीमेंट हुआ था। भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसे बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी एज अ प्रैक्टिस मैंने इसमें ऐड कर लिया। 35 होनी चाहिए मिनिमम। 21 क्वेश्चन नंबर क्या है कि भारत में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन कहाँ पर होता है? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि आपने सिलेबस में देख लिया, उसमें भारतीय भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आएगा। पॉलिटिकल साइंस तो ऑलरेडी है ही इसमें। तो कहाँ पर होता है? केरल में उत्पादित किया जाता है, रबर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। किसी भी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, वो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होते हैं उनकी सलाह पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति एक राज्यपाल को नियुक्त करता है, किसी भी राज्य के राज्यपाल को, और इससे पहले वो इनको नियुक्ति के साथ साथ उनको अपनी सीट से हटा भी सकता है राष्ट्रपति, उसके पास पावर होती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं? देखिए, धाराएं आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मूल विधि का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। 511 इसमें आर्टिकल है भारतीय दंड संहिता के अंदर, किस तरीके से कौन सा क्राइम कर रहा है व्यक्ति, उसी हिसाब से उसको दंड का प्राविधान दिया गया है। तो ये सारी धाराएं आपको पता होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी धाराएं आपको पता होनी चाहिए 511, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं और जो भी इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं आसानी से इसको। भारतीय दंड संहिता में कितने अध्याय हैं? देखिए, ये तो हुआ आर्टिकल, यानी कि इसमें धाराएं कितनी हैं, और ये बात हो गई है इसमें दंड संहिता की कितनी, इसमें दंड संहिता के अध्याय कितनी है? 23 अध्याय इसमें है टोटल। क्वेश्चन नंबर 25, डकैती को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया? ये भी क्राइम है, तो धारा 391 में डकैती का प्राविधान किया गया है। यदि कोई डकैती करता है उसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से सजा दी जाएगी, ये निर्धारित करता है आर्टिकल 391 आर्टिकल। दहेज प्रतिषेध अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? देखिए, इसके बारे में कई बार चर्चा हुई है और इसमें इम्प्लीमेंट होते रहते हैं, और बहुत सारे क्राइम्स इसके अगेंस्ट होते रहते हैं, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ऑलवेज एक्शन लेती है।
लेकिन कभी कभी क्या होता है, चूक हो जाती है कहीं ना कहीं। तो इसके लिए स्पेशली अधिनियम लागू किया गया था 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया दहेज प्रतिषेध अधिनियम, यानी दहेज के अगेंस्ट जो भी कानून बनाए गए थे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 जुलाई 1961 की शुरुआत कर दी गई थी। उसके बाद इसमें चेंजेस तो होते रहते हैं। मोटरयान अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? मोटरयान अधिनियम का मतलब क्या है कि जो व्हीकल्स होते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जितने भी 10 चक्का की गाड़ियां हैं, 18 चक्का, इस तरह ट्रक्स व्हीकल्स, जो लॉरी होती है, बड़ी बड़ी ट्रक्स होती हैं, इनके सबके अलग अलग नियम हैं, अलग अलग कानून हैं। उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 1989 को। तो नए नए इम्प्लीमेंट इसमें किए जाते हैं रूल्स, और जो भी ट्रैफिक के रूल्स आते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेती है, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट हेलमेट कोई नहीं लगाता है तो उसके लिए 1000 लेती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा लेती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट कम लेती है, लेकिन पेनल्टी सारे लेते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। वैसे हेलमेट लगाना, ये सब जो भी नियम के तहत आता है वो सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सबको फॉलो करने चाहिए जो भी गवर्नमेंट का रूल आता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या है। केंद्रीय सूचना आयोग का हेड ऑफिस कहाँ पर स्थित है? ये ऑफिस स्थित है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, जो कि इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत का लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की जो उम्र होती है वो किस उम्र तक काम कर सकते हैं, यानी उसका जो रिटायरमेंट का टाइम होता है वो लास्ट कब तक अपने काम पर कार्यरत रह सकता है, अपने पद पर, वो है 65 ईयर्स तक वो कार्यरत रह सकता है। एज ए लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो सकता है, इतनी उम्र तक वो काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अनैतिक व्यापार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ है? अनैतिक व्यापार का आप जानते हैं, जो इलीगल तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो कि फ्रॉड करते हैं। आप समझिए सिंपल शब्दों में, फ्रॉड करते हैं, कोई मटेरियल बेचते हैं, ओरिजिनल नहीं बेचते, उसको मिक्सिंग करते हैं, ट्रैफिकिंग करते हैं, या कुछ मिला के बेचते हैं, तो वो होता है अनैतिक व्यापार, इलीगल ट्रेडिंग बिजनेस होता है। इसके लिए भी भारत सरकार ने 1956 में 30 दिसंबर को अधिनियम लागू किया गया। तो क्या आप इसमें जो भी प्राविधान है, सभी बिजनेस के अलग अलग रूल्स हैं, तो शुरुआत की गई थी 1956 से। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आप सभी को कैसे लगे? यदि आपको अच्छे लगे हैं 30 क्वेश्चन, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको इसी तरह से और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस तरह क्वेश्चन चाहिए। और मैंने स्पेशली 2500 जीके का क्वेश्चन प्रिपेयर किया है स्टडी रैपिड की तरफ से, और जानकारी आप वेबसाइट पे आपको जाके यहाँ पे अगर आप परचेज करना चाहते हैं 2500 PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप जानकारी hub.com पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं 2500 क्वेश्चन और UPSI के लिए। या आप गूगल पे भी आप डाल के सर्च कीजिए UPSI GK, केवल इतना ही डालिएगा, गूगल के पहले नंबर पे ये आर्टिकल आएगा, इम्पॉर्टेंट 2500 GK, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको इनरोल किया है, बहुत सारे लोगों ने इसको परचेस किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टाइम टाइम अपडेट होकर क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार इनरोल कीजिएगा यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह से एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।